इस समय दुनिया में कहीं ना कहीं लगभग 40 मिलियन लोग अपना शरीर बेचकर जीविका कमा रहे हैं। इसे वेश्यावृत्ति कहते हैं। 40 मिलियन की संख्या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया की आबादी से भी अधिक है, एक पूरे देश के बराबर। बस फर्क इतना है कि इस देश का अपना कोई झंडा नहीं, पासपोर्ट नहीं है और मतदान का अधिकार भी नहीं है। ये धंधा सालाना लगभग 180 अरब डॉलर कमाता है, कई बड़ी कंपनियों के कुल कारोबार से भी अधिक। लेकिन ये पैसा कमाने वाले लोग नहीं हैं। दलाल और बिचौलिए हर सौदे का 50 से 80% हिस्सा ले लेते हैं। महिला को नाम मात्र का पैसा मिलता है कि उसका शरीर ही मुख्य वस्तु है। मानव तस्करी हथियारों और नशीले पदार्थों के बाद दुनिया का तीसरा सबसे अधिक लाभदायक अवैध धंधा है। ये उद्योग हर साल बढ़ रहा है और इसके रुकने के कोई संकेत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार हर साल लगभग 5 मिलियन लोग जबरन फंसाए जाने का शिकार होते हैं। इनमें से अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं जिन्होंने ये विकल्प नहीं चुना। वैश्विक प्रवाह का 62% हिस्सा एशिया से आता है, यूरोप से 20% से अधिक। ये किसी एक देश की समस्या नहीं है, ये एक वैश्विक तंत्र है जिसका कोई अंत नहीं। लोग इस जाल में कैसे फंस जाते हैं? ज्यादातर लोग जानबूझकर ऐसा नहीं करते। एक दिन उन्हें बस एक अच्छी नौकरी का प्रस्ताव मिलता है। आमतौर पर ऐसा ही होता है, विदेश में कोई नौकरी खाली होती है। वेट्रेस मॉडल नैनी, वे टिकट खरीदते हैं, उनका पासपोर्ट ले लेते हैं और अब उन्हें यात्रा के लिए हजारों डॉलर का कर्ज चुकाना पड़ता है। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। एक और स्थिति भावनाओं से जुड़ी होती है। एक आदमी प्यार का इजहार करता है, तोहफे देता है, साथ में भविष्य का वादा करता है और फिर वो कहता है सिर्फ एक बार मेरे लिए करो। वो एक बार का काम स्थायी नौकरी बन जाता है। तीसरा जाल, नशा। पहले वे मुफ्त में इलाज करते हैं, फिर आपसे नशा चुकाने के लिए काम करने को कहते हैं। नशे का आदी व्यक्ति अगले नशे के लिए लगभग कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। एक बड़े अध्ययन में सर्वेक्षण में शामिल 90% महिलाओं ने कहा कि वे इस जाल को छोड़ना चाहती हैं, लेकिन उनके पास ना पैसे हैं, दस्तावेजन मदद के लिए कोई। इस जाल में फंसने वालों में कई नाबालिग भी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार हर साल लगभग 12 लाख बच्चे इस धंधे में फंस जाते हैं। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये असल लोग हैं। इनमें से कई गरीब समुदायों से बेहतर जीवन की तलाश में आए थे। उनकी यहाँ तक की यात्रा सहमति से नहीं बल्कि एक सामान्य नौकरी और आय के साधारण सपने से शुरू हुई थी। वे यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? बाहर से स्थिति को देखने वाला हर कोई यही सवाल पूछता है, लेकिन बाहर से ये देखना नामुमकिन है कि असल में कितनी समस्याएं हैं। पहली समस्या है कर्ज। वे आपको बताते हैं कि आपको घर, खाना, कपड़े और सुरक्षा के लिए कर्ज चुकाना है। ये कर्ज इतनी तेजी से बढ़ता है कि आप उसे चुका नहीं पाते। ये कभी खत्म नहीं होता। दूसरी समस्या है धमकियां। आपके परिवार, आपके बच्चों और आप खुद को। इस क्षेत्र में काम करने वाली 70% से ज्यादा महिलाओं ने शारीरिक हिंसा झेली है, कुछ ने तो बार बार। तीसरी समस्या है पूरी तरह से अकेलापन। आपका फोन किसी के नियंत्रण में होता है, आपकी हर हरकत पर नजर रखी जाती है, अपनों से संपर्क टूट जाता है। इंसान को समझ ही नहीं आता कि इस जगह के अलावा भी कोई जिंदगी है या नहीं। भले ही कोई शारीरिक पाबंदी न हो, फिर भी इंसान को जीने का कोई दूसरा तरीका नहीं सूझता। कोई विशेषज्ञता नहीं, कोई अनुभव नहीं, कोई भरोसा नहीं कि कोई आपको अपने यहाँ पनाह देगा। ये भी एक पिंजरा है। कुछ महिलाओं को उनके बच्चों के जरिए कैद कर लिया जाता है। एक महिला बच्चे को जन्म देती है और वो तुरंत एक हथियार बन जाता है। बच्चे की सुरक्षा को धमकी देना किसी को वश में करने के सबसे क्रूर तरीकों में से एक है। वहां जबरन भर्ती किए गए 63% लोगों का कहना है कि उन्हें नियमित रूप से हिंसा का सामना करना पड़ा। सिर्फ एक बार नहीं बल्कि व्यवस्थित रूप से। ये काम नहीं है, ये सलाखों के बिना एक जेल है। इन सब अनुभवों से गुजरने वाले व्यक्ति के मन पर क्या असर पड़ता है? वैज्ञानिक दशकों से इस सवाल का अध्ययन कर रहे हैं और उनके निष्कर्ष कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इस तरह के आघात से गुजरने वाली 68% महिलाओं को वही चिकित्सीय निदान मिलता है जो युद्ध के बाद सैनिकों को मिलता है। ये आधिकारिक आंकड़े हैं। उनकी स्थिति की गंभीरता युद्ध के दिग्गजों, घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं और संघर्ष क्षेत्रों से आए शरणार्थियों के बराबर है। 9 देशों में किए गए अध्ययनों से इसकी पुष्टि हुई है। मन एक विशेष तरीके से अपना बचाव करता है। व्यक्ति अपने शरीर को पराया समझने लगता है। शरीर के साथ जो कुछ भी होता है उससे कोई लेना देना नहीं लगता। ये एक सुस्थापित जीवन रक्षा तंत्र है। इस जीवन को छोड़ने के बाद लोग वर्षों तक करीबी रिश्ते नहीं बना पाते, किसी पर भरोसा नहीं करते और उन्हें बुरे सपने आते हैं। आघात इस स्थिति के साथ खत्म नहीं होता, ये अंदर ही अंदर बना रहता है। इसमें दीर्घकालिक अवसाद, खाने के विकार और शराब की लत भी जुड़ जाती है। ये कोई कमजोरी या सनक नहीं है, ये व्यक्ति द्वारा अनुभव की गई चीजों का सीधा परिणाम है। तो क्या इससे छुटकारा पाना संभव है? हाँ, लेकिन बाहरी मदद के बिना यह लगभग नामुमकिन है। और ये सिर्फ शारीरिक रूप से अलग होने की बात नहीं है। व्यक्ति को सब कुछ नए सिरे से सीखना पड़ता है। लोगों से बात करना, काम खोजना, अपने जीवन में आए खालीपन को समझाना। समाज ऐसे लोगों का खुले दिल से स्वागत नहीं करता। 1999 में स्वीडन ने एक कानून पारित किया जिसमें बेचने वालों को नहीं बल्कि खरीदने वालों को सजा दी गई।
इसके बाद देश में सड़क पर होने वाली तस्करी में नाटकीय रूप से कमी आई। नीदरलैंड्स ने एक अलग रास्ता अपनाया और इसे पूरी तरह से कानूनी बना दिया। नतीजा, 13 वर्षों में इस धंधे में 127 से ज्यादा महिलाओं की मौत हो गई। कानूनीकरण से उनका जीवन सुरक्षित नहीं हुआ। सिर्फ कानून से कुछ हल नहीं होता। जो लोग इससे बाहर निकलना चाहते हैं उन्हें वास्तविक मदद की जरूरत है। आवाज सहारा एक नया पेशा। इसके बिना व्यक्ति एक जाल से दूसरे जाल में फंसता चला जाता है। ये किसी और की कहानी नहीं है। जिसके पास पैसा नहीं है, सहारा नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है, वह असुरक्षित है। ये मशीन ठीक इसी तरह काम करती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य एपिसोड देखें, यह जरूरी है।